हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम बीहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। तो चलिए पहले बिफोर यू रीड सेक्शन देखते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. So यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कंपेयर टू जब आप थोड़े यंग थे, छोटे थे? Perhaps you now understand the reason for some of their actions. Maybe, perhaps का मतलब होता है maybe. Maybe अब आप उनके कुछ actions का reason अब ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जो आपको पहले अपसेट करती थी। सो मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट। आप थोड़ा सोचे इसके ऊपर कि कौन से ऐसे एक्शंस थे जो आपको अच्छे नहीं लगते थे अपने पेरेंट्स के बारे में, बट अब जाके क्योंकि आप इतने बड़े हो गए अब जाके आपको समझ में आता है कि पेरेंट्स क्यों वैसे बिहेव करते थे। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जब आप बड़े होते हो तो आप अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा अच्छा समझने लगते हैं एंड दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एंड मोर ऑफन देन नॉट आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड ज़्यादा बनने लगते हैं कंपेयर टू एज अ स्ट्रिक्ट गाइडिंग फिगर। आपके वो गाइड और मेंटर हमेशा रहते हैं, बट अब जैसे आप बड़े होते जाते हो आपके फ्रेंड ज़्यादा बनने लगते हैं, आप उनको ज़्यादा अच्छा समझने लगते हो कि वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। सो दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. तो ये जो स्टोरी है एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी फीलिंग्स अपने पापा के प्रति फियर, डर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ बदल जाती है एंड इट विल प्रोबेबली फाइंड एन एको। सो फाइंड एन एको मतलब आप लोगों से जितने भी घर में ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं छोटे में, बट आप बाद में अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो ये जो स्टोरी एको करेगी, आप रिलेट करेंगे। सो एको इन एवरी होम यानी relatable to everyone. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो छोटी बच्ची के लिए ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। वो ऐसे फिगर थे जिससे डरना चाहिए। फिगर टू बी फियर्ड है ना, पर्सन टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, एंड जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। सो हर मॉर्निंग अपने काम पे जाने से पहले वो उस लड़की के रूम में आते थे एंड उसको एक कैजुअल किस देते थे एंड उसके रिस्पॉन्स में वो क्या बोलती थी? गुड बाय फादर। एंड oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और जैसे उनके पापा की कैरियज थी जो उनको लेके जाती थी काम पर, उसका जो साउंड था वो जैसे ही धीमा होते जाता था, मतलब वो दूर जाते जाता था रोड पर। फेंट होना यानी धीमा होना, तो उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ आती थी। ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ यानी वो खुश हो जाती थी और उसको रिलीफ मिलता था कि उसके पापा जो है अब चले गए हैं। एंड ऑब्वियसली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि वो उनसे डरती थी, अवॉइड करती थी, तो वो खुश हो जाती थी जब वो काम पे चले जाते थे। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। एंड शाम में जब वो वापस आते थे वो स्टेयरकेस के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी एंड उनके तेज आवाज को सुनती थी हॉल में। वो क्या बोलते थे? मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर, जाओ एंड सी मेरा पेपर बाहर है क्या, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ। सो इस तरह से जैसे वो घर पे आते थे वो सिर्फ उनको ऑर्डर देते हुए सुनती रहती थी कि ये लेके आओ, वो लेके आओ। वो सबको सिर्फ ऑर्डर देते रहते थे और बहुत ही तेज आवाज में। तो ये भी एक कारण था कि उसको अपने पापा से डर लगता था। ऐसा लगता था कि सिर्फ वो मिलिट्री टाइप कमांडिंग फिगर है। केजिया, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly, still across the hall, and push open the drawing room door. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?
I don't know, father. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. So उसकी मम्मी ने उसको बुलाया. So basically डेली यही होता था, उसकी मम्मी उसको बुलाती थी, केजिया अच्छी बच्ची की तरह नीचे आओ और पापा के बूट्स जो है निकालो. तो द गर्ल वुड स्लिप डाउन. तो धीरे धीरे वो नीचे आती है. सो स्लिप डाउन का क्या मतलब है? कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली. तो उसका मन नहीं करता था, स्टिल शी वुड कम डाउन क्वाइटली, एकदम चुपचाप, एंड अनविलिंगली. तो धीरे धीरे वो सीढ़ियों से अनविलिंगली आती थी एंड धीरे धीरे हॉल के अक्रॉस जाके ड्राइंग रूम का डोर खोलती थी. एंड उस समय उसके पापा स्पेक्टिकल्स पहने हुए होते थे. स्पेक्टिकल्स क्या है? ग्लासेस, चश्मे. एंड चश्मे के थ्रू जब उसको देखते थे तो उस छोटी बच्ची को बहुत ही टेरिफाइंग लगता था. तो जिस तरह से वो देखते थे वो बहुत ही उसको टेरिफाइंग यानी डरावना या भयानक लगता था. इस तरह के जो वर्ड होते हैं, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. सो ये इनको हम पार्टिसिपल्स बोलते हैं. सो बेसिकली ये वर्ब के एक फॉर्म्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और इनफैक्ट यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. तो यहाँ पे वर्ब का ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है एंड ये एज एन एडजेक्टिव एक्ट करते हैं. सो इवन दो ये आपको लगेगा कि वर्ब का एक फॉर्म है, बट दे बिहेव लाइक एन एडजेक्टिव. तो फिर उनके पापा ने बोला, वेल केजिया जल्दी करो, मेरे बूट्स निकालो और उसे बाहर लेके जाओ. एंड क्या तुम अच्छी बच्ची थी आज? तो उसके रिप्लाई में उसने हकलाते हुए बोला, आई डोंट नो फादर. यू डोंट नो. सो उसके पापा ने इमिटेट किया उसको, यू डोंट नो. इफ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह हकलाओगी. सो स्टटर का मतलब होता है हकलाना. अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. तो बेसिकली उसके पापा उससे हमेशा रूडली बात करते थे एंड हमेशा पूछते रहते थे कि तुम अच्छी बच्ची थी कि नहीं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कैसी हो. एंड उसका इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं. तो ऑब्वियसली इन सब चीजों से उसको बहुत डर लगता था. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो दूसरों के सामने कभी भी नहीं हकलाती थी. She never stuttered with other people, had quite given it up. So almost उसने ये stop कर दिया था. दूसरों के सामने वो हकलाती नहीं थी, almost रुक गया था उसका हकलाना. So given it up यानी stopped doing it. But सिर्फ पापा के सामने वो हकलाती थी. क्यों? Because then she was trying so hard to say the words properly. क्योंकि उनके सामने वो बहुत ज्यादा ट्राई करती थी कि वो सही से वर्ड्स बोले. तो इस चक्कर में, इस टेंशन की वजह से वो हकलाती थी. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? रेस्ड का मतलब होता है अनहैप्पी. तो क्या बात है, तुम इतनी अनहैप्पी, नाखुश क्यों दिख रही हो? तो फिर वो एज अ टॉन्ट उसकी मम्मी से बोलते हैं, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. कि काश तुम अपनी बच्ची को सिखाती कि वो हर समय ऐसा न लगे कि सुसाइड करने वाली है. Obviously it's not a good thing to say. ये सही चीज नहीं है बोलना. एंड इसी रीजन की वजह से शायद उनके सामने अनहैप्पी भी लगती थी. सो ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है अबाउट टू. व्हेन यू आर एट ब्रिंक ऑफ समथिंग, मतलब आप उस काम को बस करने ही वाले होते हैं, उसकी दहलीज पे होते हैं. So that's the word brink. Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. So ये लो Kezia, मेरा टीकअप जो है टेबल पे वापस केयरफुली रख दो. वो इतने बड़े थे, उनके हाथ और उनके नेक, स्पेशली उनका मुंह, जब वो यॉन करते थे, उबासी लेते थे. एंड उनके बारे में सोचना मतलब एक जायंट के बारे में सोचना. तो जायंट एक बहुत बड़ा सा राक्षस, एक फैंटेसी का क्रीचर होता है. सो उसको ऐसा लगता था कि उनके बारे में सोचना मतलब एक जायंट के बारे में सोचना. सो ये इस तरह से वो अपने पापा को देखती थी. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो Sunday afternoon को उसकी जो दादी थी उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने मम्मी पापा से
नाइस टॉक कर सके, मतलब अच्छे से बातें कर सके। बट जब भी वो नीचे जाती थी संडेज को, वो क्या देखती थी कि उसकी मम्मी रीड कर रही है, जिस तरह से इस पिक्चर में दिया गया है, एंड उसके पापा सोफे के ऊपर फैल के सोए हुए रहते थे, और हैंकरचीफ जो है उनके चेहरे पे रहता था, हैंकरचीफ यानी रुमाल। एंड उनका जो फीट है, उनके जो पाँव है, वो सबसे अच्छे कुशन के ऊपर ऐसे पड़े रहते थे। एंड ही यूज्ड टू स्लीप साउंडली, स्लीप साउंडली यानी अच्छे से सोना, मतलब डीपली सोना। एंड स्नोरिंग, एंड खराटे लेते रहते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So उस समय वो स्टूल पे जाके बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, तो ग्रेवली यानी बहुत गंभीरता के साथ देखना, इन अ सीरियस मैनर, बहुत ही सीरियस वे में देखना। एंड ग्रेवली इज एन एडवर्ब, सो उनको गंभीरता के साथ देखती थी अंटिल, जब तक वो उठ नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी अंगड़ाई लेना। एंड आज द टाइम, फिर वो समय पूछते थे, देन उसको देखते थे। एंड क्या बोलते थे उसको, इस तरह से मत घूरो, डोंट स्टेयर सो, स्टेयर करना है ना घूरना, इस तरह से मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे घूरे उल्लू की तरह लग रही हो। एक दिन शी वॉज केप्ट इंडोर्स, उसको घर के अंदर रखा गया था, बिकॉज शी हैड अ कोल्ड, सर्दी थी। तो उसकी ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि उसके पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक आ रहा है, एंड उसको सजेस्ट किया कि उसको एक पिन कुशन बनाना चाहिए एंड उसे गिफ्ट में देना चाहिए अपने पापा को। एंड वो पिन कुशन एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क क्लॉथ से वो बना सकती है। तो पिन कुशन ये होता है, तो बेसिकली कपड़े का बना हुआ एक कुशन होता है, छोटा कुशन, जिसमें आप अपने पिन्स फंसा के रख सकते हो। एंड ये नॉर्मली आप ऑफिसेज में यूज करते हो, ताकि जो आपके पिन बिखरे हुए रहते हैं, आप उनको वहां पे लगा के अरेंज कर सकते हो। सो उसकी ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया कि तुम ये यूज कर सकती हो, ये तुम एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से बना सकती हो। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? Laboriously. Laboriously का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एफर्ट के साथ और डिफिकल्टी के साथ, बहुत ज्यादा लेबर करना। सो विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफिकल्टी, तो बहुत ही एफर्ट के साथ और मुश्किल के साथ एक डबल कॉटन से, डबल कॉटन बेसिकली एक ऐसा कपड़ा होता है, सूती का कपड़ा, जो इसकी डबल लेयर होती है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उस डबल कॉटन से उसने बनाने की कोशिश की पिन कुशन, उसने 3 साइड जो स्टिच कर दिए, एंड फिर 4th साइड खुला रखा, एंड सोच रही थी कि व्हाट टू फिल इट विथ, उसमें क्या भरे। उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में बाहर थी, तो उसके पास सजेशन के लिए, उनसे वो पूछ नहीं सकती थी क्या डालें, तो वो घूमते घूमते अपने मम्मी के बेडरूम में चली गई। सो वॉन्डर करना याना, वॉन्डर करना यानी घूमते हुए जाना। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कुछ स्क्रैप आइटम, जैसे वेस्ट हो गया, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ जिसका कोई यूज नहीं है, तो उनको आप स्क्रैप बोलते हो। सो कुछ स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए वो चली गई। एंड ऑन द बेड टेबल, बेड टेबल एक छोटा सा टेबल होता है जो आप बेड के ऊपर रख के उसमें या तो कंप्यूटर रख के पढ़ते हैं या तो बुक्स रख के पढ़ते हैं। सो उसको बेड टेबल बोलते हैं। तो उसने क्या देखा कि उनके बेडरूम में जो बेड था, उस पे बेड टेबल पे कुछ शीट्स रखी हुई थी, बहुत सारे शीट्स रखे थे, पेपर्स के शीट्स थे। उसने क्या किया, उनको गैदर किया, फाड़ा छोटे छोटे पीसेस में, और उसने अपने उस केस में, जो पिन कुशन बना रही थी उसके केस में उसने स्टफ कर लिया, मतलब उसको फिल कर लिया, और फिर उसने चौथे साइड को सिल दिया। स्यू करना है ना सिलना। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट। तो बहुत हल्ला मचा था घर में। सो बेसिकली गुस्से से हल्ला मचाना।
उस रात को क्या हुआ, उसके घर में बहुत ज्यादा हल्ला मचा था गुस्से से। उसके पापा की जो एक ग्रेट स्पीच थी, उसने बहुत अच्छी स्पीच लिखी थी पापा ने पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो जो है घूम गई थी। सो डेफिनेटली अब समझ में आ रहा है कि जो शीट्स ऑफ पेपर थे उसके पापा की स्पीच थी जो उसने गलती से फाड़ के उसमें घुसा दी। पूरे रूम सर्च किए गए, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया। तो फाइनली उसकी मम्मी केजिया के रूम में आई और उससे पूछा कि केजिया, क्या तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर्स देखे हैं टेबल पे, देखे थे हमारे टेबल पे? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. तो उसने उसने इनोसेंटली बोला, हाँ, ओ हाँ, मैंने उनको फाड़ दिया है मेरे सरप्राइज के लिए। उसकी मम्मी चौंक गई, बोले क्या, तुम अभी के अभी नीचे आओ। सो दिस इंस्टेंट यानी इमीडिएट, तुरंत। तो आप दिस इंस्टेंट यूज कर सकते हो या इसकी जगह आप इमीडिएटली वर्ड यूज कर सकते हो। तो दोनों का मतलब सेम है। सो अभी के अभी नीचे डाइनिंग रूम पे आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल, ही सेड शॉर्टली, मदर एक्सप्लेन्ड। He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. So she was dragged. उसे घसीट के नीचे ले जाया गया जहाँ पे पापा थे। And he was pacing to and fro. So pacing यानी walking fast. तो वो आगे पीछे बहुत तेज तेज चल रहे थे। डेफिनेटली वो बहुत टेंशन में थे। एंड उनके हाथ जो है उनके बैक पर थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। उसके पापा ने पूछा वेल, शार्पली, शार्पली यानी बहुत तीखे वे में। तो उसकी मम्मी ने एक्सप्लेन किया। तो वो रुक गए और उस बच्ची को स्टेयर करने लगे, घूरने लग गए। क्या तुमने ये किया है, उन्होंने पूछा। तो उसने विस्पर किया नो। तो फिर उन्होंने उसकी मम्मी को बोला कि जाओ उसके रूम में जाओ और उस डैम थिंग को नीचे लेके आओ। सो फेच यानी ब्रिंग डाउन द डैम थिंग। एंड डैम थिंग, आप जब किसी चीज को कोसते हैं तो यू कॉल इट डैम्ड। एंड इसका एक और मतलब ये होता है कि कर्स्ड। सो बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप किसी चीज को अगर कोस रहे होते हैं तो आप उसके लिए डैम्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो उस चीज को नीचे लेके आओ, उस डैम थिंग को नीचे लेके आओ, उसके पापा ने कहा। एंड इसको अभी के अभी सुला के आओ। चाइल्ड्स पुट टू बेड, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड, उसको उसके कमरे में सुला के आओ। सो यहीं पे पार्ट 1 का वीडियो खत्म होता है। हम देखेंगे पार्ट 2 में आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी आपके स्क्रीन पर है। इस चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।